नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान की भाषा, बोलियां व साहित्य, जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो दो पार्ट थे शुरुआत के अंदर, उसमें हम भाषा व बोलियां तो है जो कि मुख्य रूप से है जो कि पढ़ चुके थे, लेकिन उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक बनता है वो इसी के साथ हम कह सकते हैं संलग्न रहता है, जिसका नाम है साहित्य, जिसमें जो कई सारे जो ग्रंथ है राजस्थान के अंदर जहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं वो कौन से, जैसे कि जो वचनिका है और मतलब वचनिका ग्रंथ, सभी ग्रंथ है लेकिन अलग अलग रूप में है जो कि बांटा गया है। किसके अंदर हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाले जो ग्रंथ है वो प्रकाश ग्रंथ, जैसे कि पाबू प्रकाश है, उदय प्रकाश है, सूरज प्रकाश, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं मरसिया, जो मरने के बाद में जिसके ऊपर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो होते हैं। और आपके जो वात है और हम कह सकते हैं जो ख्यात वगैरह, ये सब है जो कि, तो हम लोगों ने कल के सेशन तक है जो कि आपके जो वचनिका ग्रंथ है जो वहां तक पढ़ लिया था, जैसे कि आपके रूप सिंह राठौड़ वचनिका थी जो कि आपके कविवृंद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। और वचनिका रतन सिंह राठौड़ व महेश दासोत्री वचनिका जो कि आपके जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई थी। तो आज हम हेडिंग लगाए रासो ग्रंथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। आप लोग क्या करें, एक पेन व कॉपी लेकर के है जो कि बैठ जाए और साथ साथ है जो कि क्या करेंगे दोस्तों, मेरे साथ साथ नोट्स बनाने की है जो कि कोशिश करते रहेंगे। बहुत शानदार तरीके से सेशन को आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। चलिए हेडिंग लगाए रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथ, हेडिंग क्या लगाए, रासो ग्रंथ। अच्छे से दिख रहा है क्या आप सभी को? एक बार कैमरे की सेटिंग देखना थोड़ी, सभी तक अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि जो रासो ग्रंथ है, यानी हम कह सकते हैं जो इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ जो हम लिख रहे हैं, वो अच्छे से दिख रहा है क्या सभी को? ओके, तो हम बात कर सकते हैं जैसे जो रासो ग्रंथ है, जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ जिसमें किसी राजाओं के युद्ध अभियानों की जानकारी मिलती है, वह उनके वीरतापूर्ण कार्यों की, वह उनका हम कह सकते हैं जो प्रेम आख्यान जो हुए हैं उनकी जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वह क्या कहलाता है, जिसे रासो ग्रंथ की श्रेणी में रह जो कि रखा जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो प्रमुख रासो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा आपका, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई। इधर कर दो इसको ना, चलो। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपके है जो कि रासो ग्रंथ, हेडिंग लगाए और ऐसे लिखे कि इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ जिसमें राजाओं के युद्ध अभियानों, वीरतापूर्ण कार्यों व प्रेम आख्यानों की जानकारी देने वाले ग्रंथ, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रंथ की जानकारी मिलती है, ऐसे ग्रंथ जिनमें राजाओं के युद्ध अभियानों, राजाओं के युद्ध अभियानों और वीरतापूर्ण कार्यों व प्रेम आख्यानों की जानकारी देता है, वह प्रेम आख्यानों की जानकारी मिलती है। ऐसे ग्रंथ जिनमें राजाओं के युद्ध अभियान व वीरतापूर्ण कार्य जो होते हैं राजाओं के, उनके प्रेम आख्यानों की जानकारी मिलती हो या फिर है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं, तो वह हो जाएगी आपके रासो ग्रंथ। अब लिखिए प्रमुख रासो ग्रंथ, हेडिंग लगाए प्रमुख रासो ग्रंथ। प्रमुख
रासो ग्रंथ, एक नंबर लगा के लिखें। एक नंबर लगा के लिखे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ? चंद्र बरदाई के द्वारा, चंद्र बरदाई के द्वारा। यहाँ पे ब न कि वह, ठीक है, चंद्र बरदाई नहीं, चंद्र बरदाई है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करें, पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र बरदाई के द्वारा है जो कि लिखा गया है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो ग्रंथ है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज, किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है जो कि जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये एक महाकाव्य माना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको विशाल, इसको है जो कि प्रख्यात है जो कि माना जाता है, इसलिए रासो ग्रंथ में सबसे ये महान माना जाता है। क्योंकि ये महाकाव्य इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख छंद है। कितने हैं? इसके अंदर कुल 1 लाख है जो कि छंद माने जाते हैं इसी ग्रंथ के अंदर। एक विस्तृत ग्रंथ है, इसमें जो चौहान वंश की जानकारी के साथ साथ जो पृथ्वीराज चौहान का जो दिग्विजय जो अभियान था उसकी भी जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो इसका जो कार्य है वो पूर्ण किसके द्वारा किया गया? चंद्र बरदाई का एक पुत्र था जिसका नाम था जलहण। क्या नाम था? जलहण के द्वारा है जो कि इसका कार्य है जो कि पूर्ण किया गया। अब हम बात कर सकते हैं तो आधा जो ग्रंथ है ये जो पृथ्वीराज रासो का ग्रंथ है जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा है जो कि लिखा गया ये माना जाता है, लेकिन थोड़ा जो पार्ट है वो छूट गया था। तो उसका जो कह सकते हैं इसके बाद में जो इसका पुत्र था जिसका नाम था जलहण, मैं लिखवा दूंगा ना, एक बार आप समझने की कोशिश करें। जलहण ने इसको है जो कि पूरा किया। इसका कार्य पूरा किसने किया? अगर पूछ ले एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित है तो चंद्र बरदाई ऑप्शन न दे के कोई 3 ऑप्शन और दे दे और जलहण दे दे तो किससे आपका है जो कि ये बिल्कुल ये आप है जो कि वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर और क्या क्या जानकारियां मिलती है इस ग्रंथ के अंदर है जो कि क्या जानकारी मिलती है हम बात कर सकते हैं। तो जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी, राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड जो सिद्धांत था वो भी इसी ग्रंथ के अंदर है जो कि देखने को मिलता है, जिसमें राजपूत की जो जातियां कितनी उसके अंदर मिलती है हम कह सकते हैं। इसके अनुसार गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो कि हम कह सकते हैं आपके जो आबू पर्वत था उस पर एक यज्ञ का आह्वान किया गया या फिर एक यज्ञ किया गया, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं जिससे 4 जो राजपूत जाति हैं वो है जो कि उत्पन्न हुई थी। वो कौन कौन सी थी हम बात कर सकते हैं। तो आपके प्रतिहार थी और एक परमार थी, एक चौहान थे, एक चालुक्य जिसको वर्तमान या फिर हम कह सकते हैं जो चालुक्य है उसे कुछ सोलंकी है जो कि कहा जाता है। ये 4 जाति है जो कि वहां पे उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो चलिए लिखते हैं, इसके बारे में अलग से लिख लेते हैं ना। तो ये इतना लिखे, फिर पृथ्वीराज रासो का नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिख लेते हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी हमें देखने को मिलती है उनके बारे में है जो कि बहुत शानदार तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और हम बात कर सकते हैं जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखने वाला कौन था? चंद्र बरदाई, जिसको पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। तो ये भी आप ज्ञान में रखना कि पृथ्वीराज भट्ट किससे संबंधित है। तो हम कह सकते हैं चंद्र बरदाई को है जो कि पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। और इसके अनुसार यानी इसी के अनुसार ये भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो गजनी के अंदर है जो कि बताई जाती है, इसके द्वारा बताई जाती है और इसी ग्रंथ के अनुसार बताई जाती है, इस ग्रंथ के अंदर बताई जाती है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नारायण है। तो हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के अंदर है जो कि अंतिम के अंदर हम कह सकते हैं जो आया था, एक क्वेश्चन आया था बिसल देव रासो ग्रंथ किसका है, या फिर हम कह सकते हैं तो उसमें है जो कि हम कह सकते हैं नरपति नाले का। तो ये प्रश्न है जो कि आया था। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं हमारी क्लास से बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं बन पाएगा। तो अच्छे से आप लोग है जो कि इस पे फोकस करते हुए अच्छे से चलते रहे। चलिए अब आप जो हम कह सकते हैं 1 नंबर लगा के दोबारा यहाँ पे है जो कि इसके बारे में लिख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदाई, ठीक है।
ये एक महाकाव्य है। यह एक महाकाव्य है जिसके अंदर कुल 1,00,000 छंद है। कुल 1,00,000 छंद है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद में हम बात करें तो ये किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर लिखा गया एक महाकाव्य माना जाता है। तो लिखिए, ये पृथ्वीराज किस पे? चौहान। कौन सा? तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर लिखा गया क्या है? एक विस्तृत ग्रंथ है। एक विस्तृत ग्रंथ, या फिर हम कह सकते हैं लिखा गया एक महाकाव्य है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? इसमें पृथ्वीराज चौहान वंश की जानकारी, हम कह सकते हैं चौहान वंश की जानकारी के साथ है, जो पृथ्वीराज चौहान का जो दिग्विजय अभियान था उसकी भी जानकारी देखने को मिलती है। इसमें चौहान वंश के साथ पृथ्वीराज के दिग्विजय अभियान दिग्विजय अभियानों की भी जानकारी मिलती है। अभियानों की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, तो लिखिए। और उसके बाद भी अगर हम इसके अंदर अगर बात करें तो इसका जो कार्य पूरा किसने किया था? इस ग्रंथ का कार्य पूर्ण किसने किया था? यहां लिख लो ना। इस ग्रंथ को पूर्ण चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने किया। ठीक है, किसने किया था? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसका हम कह सकते हैं लेखन कार्य है जो कि पूर्ण किसने किया था? इसका पृथ्वीराज हम कह सकते हैं जो रासो ग्रंथ का चंद्रबरदाई जो था इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जलहण, उसने है जो कि इसको पूरा किया था। तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर और जो जानकारी देखने को जो मिलती है इसके बारे में अगर बात करें तो किसकी जानकारी मिलती है? यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो अग्निकुंड जो सिद्धांत था वो भी इसी के अंदर है जो कि देखने को मिलता है। उसमें इसी के अनुसार जो एक कह सकते हैं कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पे है जो कि एक यज्ञ करवाया गया। चलिए उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वहां पे उसके अनुसार क्या हुआ था? 4 राजपूतों की जो जातियां उत्पन्न हुई थी वो कौन सी थी? चलिए बात कर लेते हैं। चलिए लिखिए फटाफट से। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत इसी से प्राप्त होता है। इसी से प्राप्त होता है।
जिसमें गुरु वशिष्ठ के इसी के अनुसार गुरु वशिष्ठ के द्वारा है जो कि आबू पर्वत पे क्या किया गया, एक यज्ञ है जो कि करवाया गया। इसके अनुसार गुरु वशिष्ठ के द्वारा है जो कि आबू पर्वत पे है जो कि क्या करवाया गया, एक यज्ञ करवाया गया, जिसमें 4 जातियां जो राजपूतों की है वो क्या हो जाती है, उसमें उत्पन्न होती है। हम बात कर सकते हैं जो कि कौन कौन सी, प्रतिहार है, परमार है, चौहान है, चालुक्य, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सोलंकी कहा जाता है। इसी के अनुसार लिखे आगे, इसी के अनुसार गुरु वशिष्ठ द्वारा, गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया गया, यज्ञ करवाया गया, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें राजपूतों की 4 जातियां उत्पन्न होती है। करवाया गया, जिसमें राजपूतों की 4 जातियां कौन कौन सी, पहले लिख दो, 4 जातियां उत्पन्न हुई, फिर निम्न है ऐसे लिख के सकते हैं, या फिर 4 जातियां उत्पन्न हुई, हम कह सकते हैं प्रतिहार, परमार, चौहान, ऐसे लिख लो, प्रतिहार, परमार, चौहान, ठीक है, लिखो लिखो। और हम कह सकते हैं चालुक्य, जिसको सोलंकी कहा जाता है। एक बार मैं छोटा कर रहा हूं ना, और कौन सी हो जाएगी, चालुक्य, इसी को क्या कहा जाता है, सोलंकी, ठीक है। तो चालुक्य को है जो कि सोलंकी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको एज इट इज ऐसे कैसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में जब आप एग्जाम दे करके आए और पेपर से सवाल मिला लेना कि अगर यहां से प्रश्न, हम कह सकते हैं कि जो हमारे नोटबुक्स में जो हमने जो लिखवाया है उसके अंदर से अगर आपका प्रश्न नहीं बन जाए तो मुझे आकर के है जो कि कॉमेंट में कह देना, या फिर हम कह सकते हैं हमारे नंबर जो है कि हम कह सकते हैं आपके टेलीग्राम चैनल में आप हमारे जुड़ जाए, जिसका नाम है नायक आईएएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और अगर आप लोगों ने, पहली बात तो ये कि भाई साथ साथ नोट्स बनवाते रहना, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता था, लेकिन अब मैं पूरा एज इट इज, हम कह सकते हैं जो जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है, जो नोट्स बनवाने होते हैं वो एकदम बिल्कुल एक साधारण भाषा के अंदर, जो आसान भाषा होती है उसके अंदर मैं लिखवाता हूँ। पहले क्या करता था, जैसे कि पृथ्वीराज दिग्विजय अभियान, तो इसके अंदर जो जानकारी इसको जोड़ रही थी, इस शब्द को, इस लाइन को जो जोड़ रही थी, वो जानकारी हम नहीं लिखते थे। लेकिन इसमें के अंदर हम कह सकते हैं फायदा कुछ, हम जो कह सकते हैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपका है जो कि फायदा इसमें हो जाता है। तो इसके अंदर ये लाइन आप पढ़ लोगे पूरी तो आपको गारंटी से है जो कि याद हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से नोट से बनवाना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ से अच्छे से लिखें, और अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, नायक आईएएस एकेडमी के नाम से, वहां पे आपको निःशुल्क पीडीएफ है जो कि प्राप्त करने को मिलेगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन इसके अंदर लिखो, तो चलो आगे लिख लेते हैं ना, एक लाइन और लिखनी है इसी के अंदर, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर, जिसमें चंद्रप्रदाई को है जो कि पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, और आपके इसी के अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो कहां पे होती है, गजनी के अंदर हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं, एक पॉइंट और लिखें, चंद्रप्रदाई को क्या कहा जाता है, पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। इसी के अनुसार
इसी के अनुसार बताया जाता है कि इसी के अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कहां बताई गई है? गजनी में हुई, गजनी में हुई। ठीक है, तो लिखिए, एक लाइन और लिख लीजिए उसके अंदर कि चंद्रबदाई को है जो कि पृथ्वी भट्ट भी है जो कि कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि पृथ्वी भट्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ जाएगा चंद्रबदाई, नरपति नालय, गिरधर आसिया और आसिया मोड़, ऐसे करके है जो कि आपका प्रश्न आ जाएगा, मोड़ जी आसिया जो भी है ना। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? पृथ्वी भट्ट के अनुसार आपका चंद्रबदाई राइट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रबदाई को है जो कि पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। और इसी के ग्रंथ के अनुसार चंद्रबदाई के अनुसार है जो कि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके अंदर लिखा है कि जो पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु कहाँ के अंदर बताई गई है? गजनी के अंदर बताई गई है। एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ कि आवाज आप सभी तक है जो कि अच्छे से आ रही है। बिल्कुल अच्छे से आ रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉमेंट सेक्शन में है जो कि फटाफट से आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो 1 नंबर हम लोगों ने लिख लिया राशो ग्रंथ। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलता है। अब जो मैं प्रश्न कह सकते हैं जो टॉपिक जो 2 नंबर हम लिख रहे हैं, ये अभी 2023 के जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसके अंदर आया था। क्या है? बिसलदेव राशो, बिसलदेव राशो, बिसलदेव राशो ग्रंथ किसका? ये नरपति नाल है, नरपति नाल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, यानी इसी को है जो कि आपके क्या कहा जाता है? विग्रहराज। ठीक है, तो बिसलदेव राशो की अगर हम बात करें, इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो किसके ऊपर लिखा गया है? चौहान शासक था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ पे है जो कि ये ग्रंथ लिखा गया है, और इसी विग्रहराज चतुर्थ को है जो कि क्या कहा जाता है? बिसलदेव राशो है जो कि कहा जाता है। इस ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ में है जो कि विग्रहराज, वो उनकी हम कह सकते हैं प्रेमिका जो राजमती क्या का वर्णन है जो कि प्रेम कहानी उनकी है जो कि इसके अंदर मिलती है। राजमती कौन थी? परमार भोज की है जो कि पुत्री थी। तो उनके बारे में चलिए इसके अंदर लिख लेते हैं। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, इसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी है जो कि देखने को मिलती है। यह ग्रंथ चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ पर लिखा गया है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ पर लिखा गया है। इसी विग्रहराज को ऐसे लिखो, इसी विग्रहराज को क्या कहा जाता है? बिसलदेव कहा जाता है। बिसलदेव कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कहानी किसकी मिलती है? हम कह सकते हैं विग्रहराज चतुर्थ व राजमती जो परमार भोज की पुत्री थी। इसी में या ऐसे लिखो, इस ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? किसकी? प्रेम कहानी की जानकारी जो मिलती है इस ग्रंथ में विग्रहराज व और राजमती, कोष्टक में लिखो, परमार भोज की पुत्री कौन थी? राजमती कौन थी? परमार भोज की पुत्री। की प्रेम कहानी मिलती है। इन दोनों की प्रेम कहानी है जो किसके अंदर मिलती है? राजमती की प्रेम कहानी मिलती है।
ठीक है, तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यानी बिसलदेव रासो के अंदर मैं आपको जब क्या करता हूं कि यहाँ पे 2 बार है जो कि बोल देता हूं टॉपिक को। तो बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया? नालक के द्वारा लिखा गया। ये ग्रंथ चौहान शासक जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ पर लिखा गया एक ग्रंथ है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं इसी को है जो कि विग्रहराज चतुर्थ का जो कि बिसलदेव कहा जाता है। और इस ग्रंथ के अंदर जानकारी किसकी मिलती है? विग्रहराज व उसकी प्रेमिका राजमती की है, जो कि इसके अंदर जो प्रेम कहानी थी उसकी जानकारी मिलती है। अब बात कही जाए कि राजमती कौन थी, तो यह है जो कि परमार भोज की पुत्री थी। कौन थी राजमती? परमार भोज की है जो कि पुत्री थी। चलिए लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो 2 जो ग्रंथ हम लोगों ने लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले या फिर आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए संगत रासो ग्रंथ। संगत रासो 3 नंबर लगा के लिखे। संगत रासो किसका ग्रंथ है? गिरधर आसिया का। आसिया। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। इस ग्रंथ में ये ऐसे लिखो, ये ग्रंथ किस पे लिखा गया है? हम कह सकते हैं जो कि मेवाड़ के अंदर हम कह सकते हैं जो महाराणा प्रताप का भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, उस पे ये ग्रंथ लिखा गया है। और किस शैली में लिखा गया है? डिंगल शैली के अंदर है जो कि लिखा गया है। तो मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। तो लिखिए इस ग्रंथ में मेवाड़ इतिहास की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में मेवाड़ इतिहास की जानकारी मिलती है, या लिख सकते हैं कि मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ जानकारी मिलती है जो किस पे लिखा गया है? महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के भाई किस पे लिखा गया है? शक्ति पर, शक्ति सिंह पर लिखा गया है। ये ग्रंथ किस शैली के अंदर लिखा गया है? ये ग्रंथ डिंगल शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? डिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो फटाफट से लिखिए। फिर 4 नंबर पे हम बात कर सकते हैं जो कि लिखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर लगा के आपको लिखना है। खुमान रासो जो कि दलपति विजय उसका लेखक था, हम कह सकते हैं, जिसने है जो कि खुमान रासो ग्रंथ लिखा था। उसके अंदर मेवाड़ इतिहास की भी जानकारी उसी के अंदर मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ खुमान रासो। और आपका कौन सा हो जाएगा? संगत रासो, गिरधर आसिया। तो लिखिए फटाफट से। चलिए हम बात कर लेते हैं खुमान रासो दलपत विजय। 4 नंबर लगा के लिखे, साथ में लिख लेना दोनों। खुमान रासो दलपत विजय किसके द्वारा लिखा गया है? दलपत विजय। लिखिए मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ। मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ। किसके समय लिखा गया?
हम बात कर सकते हैं ये जो ग्रंथ है वो राज सिंह प्रथम के समय लिखा गया, लेकिन जो सर्वाधिक जो उल्लेख है वो किसका मिलता है इसके अंदर? खुमान का मिलता है। किसका मिलता है? इसीलिए हम कह सकते हैं जो कि इस ग्रंथ का नाम है वो किसका रखा गया? खुमान का जो कि नाम इस पे पड़ा था। और इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है? मेवाड़ शासकों की हम कहें तो बप्पा रावल से राज सिंह प्रथम तक की है जो कि जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो लिखिए एक लाइन और, ये ग्रंथ राज सिंह प्रथम के समय लिखा गया। ये ग्रंथ राज सिंह प्रथम के समय लिखा गया, लेकिन सर्वाधिक उल्लेख, लेकिन इसमें सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? खुमान का। लेकिन इसमें सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? खुमान का मिलता है। खुमान का मिलता है। और जानकारी किसकी मिलती है? बप्पा रावल से है, जो कि हम कह सकते हैं राज सिंह प्रथम तक की जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो एक लाइन और लिखी, चलिए यहां ऊपर लिख लेते हैं ना। इसमें बप्पा से राज सिंह प्रथम तक की जानकारी मिलती है, जो तत्कालिक शासक होगा वहीं तक जानकारी है, जो कि पीछे से उठाकर वहां तक की जानकारी मिलती है। ऐसे तो है नहीं कि जो तत्कालीन जो शासक है उससे आगे की जानकारी, भविष्यवाणी की तो जानकारी इसमें कैसे लिखेंगे। तो चलिए ये लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत शानदार तरीके से आप साथ साथ लिखते रहेंगे, अच्छा से आपका जो कि टाइम दिया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो अच्छी नोटबुक है आपकी, जो रफली न हो, उसके अंदर भी आप है जो कि इसको लिख सकते हैं, या फिर रिवीजन के तौर पे एक बार आप है जो कि रफली इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में आप रिवीजन करते करते साथ है जो कि आप जो अपनी जो नोटबुक है हम कह सकते हैं उसके अंदर लिखें, फेयर नोटबुक जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राणो रासो ग्रंथ है, छत्रपति रासो ग्रंथ है, जिसको काशी छंगाणी ने लिखा था। के अंदर हम कह सकते हैं मतेरे की जो राड़ हुई थी उसका जो उल्लेख वो काशी छंगाणी ने जो लिखा था ग्रंथ, जिसका नाम है छत्रपति रासो, तो उसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपके 1644 के अंदर एक जो युद्ध हुआ था मतेरी की राड़, दो किन किन के बीच हुआ था? हम कह सकते हैं नागौर का था अमर सिंह, वह बीकानेर का था करण सिंह, उनके बीच में है जो कि आपके 1644 में एक युद्ध हुआ था। उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है छत्रपति रासो, जो काशी छंगाणी के द्वारा है जो कि लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट कीजिए, इसको फटाफट से लिखने की कोशिश करें ताकि हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप है जो कि कहां तक लिख लिया? 4 लिख लिया क्या? हाँ, 5 नंबर लगा के लिखो आप, हम कह सकते हैं छत्रपति रासो। 5 नंबर लगा के लिखो छत्रपति रासो ग्रंथ। छत्रपति रासो ग्रंथ, छत्रपति रासो इतना लिख लो या फिर कोई दिक्कत नहीं। छत्रपति रासो ग्रंथ किसने लिखा था? काशी छंगाणी ने। काशी छंगाणी, ठीक है। तो ये किस पे लिखा गया ग्रंथ है? हम कह सकते हैं करण सिंह, जो कि बीकानेर का शासक था, वह नागौर का शासक था जिसका नाम था अमर सिंह, ठीक है। तो ये बीकानेर के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ। तो आप ये लिख लीजिए कि बीकानेर के इतिहास के, उसके अंदर आपके राठौड़ वंश आ जाएगा, ओके। तो ऐसे लिखे कि बीकानेर के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है, जिसमें यानी ये ग्रंथ बीकानेर के जिसका नाम था अमर सिंह, बीकानेर के शासक अमर सिंह पर लिखा गया ग्रंथ। और इसमें
हम कह सकते हैं आपके करण सिंह, बीकानेर का शासक था जिसका नाम था करण सिंह, उस पर लिखा गया ग्रंथ है। और इसमें जो जानकारी किसकी मिलती है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बीकानेर के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, बीकानेर के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, जानकारी देने वाला ग्रंथ, ठीक है। फिर लिखिए ये ग्रंथ किस पे लिखा गया है, यह ग्रंथ बीकानेर शासक अमर सिंह, सॉरी बीकानेर शासक करण सिंह पर, बीकानेर शासक करण सिंह पर लिखा गया है, करण सिंह पर लिखा गया है, लिखा गया है। इसमें जानकारी किसकी मिलती है, इसमें बीकानेर के करण सिंह, ऐसे भी लिख सकते हो आप, करण सिंह व नागौर के, इनको कोष्टक में डाल दो, बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच हुआ मतिरे की राड़ का युद्ध, मतिरे की राड़ या फिर मतिरे री राड़ का युद्ध कब हुआ था, 1644 ईस्वी में, ठीक है। 1644 में युद्ध, 1644 में हम कह सकते हैं राड़ की युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 1644 में जो ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध की जानकारी हमें देखने को कहां मिलती है, किस ग्रंथ में मिलती है, अगर पूछ लिया जाए, का वर्णन मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यानी छत्रपति राजो ग्रंथ काशी छंगानी के द्वारा लिखा गया, किसके ऊपर लिखा गया है, बीकानेर का शासक था जिसका नाम था करण सिंह, उसके ऊपर यह ग्रंथ लिखा गया है। तो ये इसके अंदर एक जो हम कह सकते हैं युद्ध की जानकारी मिलती है, जो आपके 1644 के अंदर एक युद्ध हुआ था, जो बीकानेर का शासक था जिसका नाम था करण सिंह व नागौर का शासक था जिसका नाम था अमर सिंह, इन दोनों के बीच में है जो मतिरे की राड़ का युद्ध होता है। हम अगर हल्के तौर पर अगर बात करें तो एक बेल थी, हम कह सकते हैं वो आपके जो बीकानेर की साइड थी या फिर आपके नागौर की साइड, तो वो बेल तो दूसरी साइड थी, और वो हम कह सकते हैं ये जो बॉर्डर है, तो इसके जो तारबंदी थी, तो वो मथिरा वो दूसरी तरफ है जो कि जाकर के लग गया था। तो ये इधर वाले बोल रहे हैं कि मथिरा हमारा, इधर वाले बोल रहे हैं हमारा, क्योंकि अब क्या बताएं कि जो बेल तो दूसरी तरफ थी और मथिरा दूसरी तरफ है जो कि जाकर के लग गया था, उसके बीच में हम कह सकते हैं युद्ध हुआ था। तो आगे लिखते हैं, 5 लिख लिया हम लोगों ने, 6 नंबर लिखे राणो रासो, जो कि दयाल दास या फिर दयाराम के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, राणो रासो, 6 नंबर लगा के लिखे, राणो रासो किसने लिखा है, दयाल दास, फिर दयाराम नाम भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है, चलिए एक बार लिखिए फटाफट से। इसके अंदर पहले हम बात कर लेते हैं। तो दयाल दास जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है राणो रासो। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, मेवाड़ इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। और मेवाड़ के जो 4 हम कह सकते हैं जो शासक थे, मेवाड़ के 4 शासक जिसका नाम है, एक तो आपके करण सिंह जो अभी हम बात कर रहे थे बीकानेर का शासक था, किसके अंदर आता है, बीकानेर आपके मेवाड़ के अंदर, सॉरी ये तो हम कह सकते हैं मारवाड़ के अंदर। तो ये जो करण सिंह है, ये कह सकते हैं ये दूसरा था, है ना। तो ये जो करण सिंह और एक जगत सिंह
प्रथम और राज सिंह प्रथम, और एक आपका है जो कि हम कह सकते हैं जय सिंह। इन 4 शासकों की जो जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो राणो रासो ग्रंथ है। इसके अंदर इन 4 शासकों की है जो कि मेवाड़ के शासक थे, इनकी जानकारी मिलती है। तो कई बार हम कह सकते हैं जैसे कि सीधा मिलता है कि प्रताप रासो, एक ग्रंथ हम आगे पढ़ेंगे प्रताप रासो, तो वो महाराणा प्रताप पे नहीं लिखा गया है, अब उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे सेम हम कह सकते हैं शासकों का नाम मिल जाता है। तो जैसे कि अभी करण सिंह है, ये मेवाड़ का शासक, जो मेवाड़ के शासकों के हैं जो कि अंदर माना जाता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर लिखे एक लाइन, मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है, जिसमें आपके 4 शासक थे मेवाड़ के। एक तो था करण सिंह था, और हम कह सकते हैं जगत सिंह प्रथम, और राज सिंह प्रथम, और जय सिंह प्रथम। जय सिंह की जानकारी मिलती है। मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ। मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ। ठीक है, अब एक लाइन और लिखे, इसमें मेवाड़ शासकों, मेवाड़ के 4 शासकों, इसमें मेवाड़ के 4 शासकों कौन हो जाएगा? करण सिंह, जगत सिंह, लिखिए करण सिंह, जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम, चलिए ये लिख लिया गया, राज सिंह प्रथम व जय सिंह। राज सिंह प्रथम व जय सिंह की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, लिखिए। यानी हम कह सकते हैं राणो रासो दयालदास दयाराम के द्वारा लिखा गया मेवाड़ इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। और इसके अंदर जो 4 शासक थे मेवाड़ के, जिसका नाम था करण सिंह, जगत सिंह प्रथम और राज सिंह प्रथम, और है जो कि जय सिंह, इन पे है जो कि लिखा गया ग्रंथ है। या फिर हम कह सकते हैं इन 4 शासकों की जो जानकारी देता है, कौन देता है? राणो रासो ग्रंथ। चलिए लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। एक लिखिए जिसका नाम है परमाल रासो, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक के द्वारा। कितने लिख दिए पीछे? 6 लिख दिए क्या? 7 नंबर लगा के लिखो। कितने लिख दिए? 6। 7 नंबर लगा के लिखो। परमाल रासो, परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक के द्वारा। ठीक है, किस पे लिखा गया ये ग्रंथ? परमर्दी निदेव पर। यानी ये ग्रंथ है जो कि चंदेल का शासक था, जिसका नाम था परमर्दी निदेव, उस पे लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर है जो कि किसके बारे में हम जानकारी? परमर्दी निदेव का 2 वीर सेनापति जिस नाम था, जिसका आला व उदल, उनकी वीरता का जो वर्णन करते हुए इसके अंदर जो उल्लेख है, तो परमर्दी निदेव किसकी साथ में युद्ध किया था, किसका नेतृत्व है? यानी हम कह सकते हैं तुमुल का जो युद्ध हुआ था, जिसमें परमर्दी निदेव की तरफ से है जो कि युद्ध करते हैं आला व उदल, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ है जो कि युद्ध करते हैं। वह जो अब इस अभियान का या फिर इस युद्ध का जो वर्णन किसके अंदर मिलता है? रासो ग्रंथ जो कि जगनिक के द्वारा लिखा गया, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यह ग्रंथ चंदेल शासक परमर्दी निदेव पर लिखा गया है। लिखिए, यह ग्रंथ परमर्दी निदेव पर,
परमर्दी निदेव पर लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है, वर्णन किसका किया गया इसमें? परमर्दी, इसमें परमर्दी निदेव, परमर्दी निदेव के वीर सेनापति आला व उदल, आला व उदल की वीरता पर लिखा गया ग्रंथ है, कि वीरता पर लिखा गया, या फिर हम कह सकते हैं कि वीरता का इसमें है जो कि वर्णन देखने को मिलता है, कि वीरता का वर्णन मिलता है, का वर्णन मिलता है, जो ऐसे लिखे, इसमें लिख दिए, जो परमर्दी निदेव की तरफ से परमर्दी निदेव की तरफ से किसके साथ युद्ध किया? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि आला व उदल या फिर परमर्दी निदेव से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो। किसके द्वारा लिखा गया? जगनिक के द्वारा। परमर्दी निदेव के दोस्त जो वीर सेनापति थे, जिसका नाम क्या था? सेनापति जिसका नाम था आला व उदल। क्या नाम था? आला व उदल। क्या नाम था? आला व उदल। ठीक है, और वह किससे युद्ध करते हैं? हम कह सकते हैं वह किनकी तरफ से, उनको किन के द्वारा युद्ध में लड़ाया गया? तो हम कह सकते हैं परमर्दी निदेव की तरफ से है, जो कि इनके वीर सेनापति आला व उदल किससे युद्ध करते हैं? पृथ्वीराज चौहान से है, जो कि युद्ध करते हैं। इनका वर्णन किस में मिलता है? परमाल रासो के अंदर। परमाल रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? जगनिक के द्वारा लिखा गया। साथियों चलिए लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं हम विजय पाल रासो, जो कि नलह सिंह के द्वारा लिखा गया। इसमें जो करौली के यदुवंशी जो यादव शासक थे, यादव वंश के शासक, वह यदुवंशी का, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं विजय पाल पर है, जो कि जो शासक था यदुवंशी का, विजय पाल पर लिखा गया ग्रंथ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? विजय पाल रासो ग्रंथ। ठीक है, जिनके अंदर जानकारी जो मिलती है, बताया जाता है कि विजय पाल ने अलवर और भरतपुर और धौलपुर आदि क्षेत्रों में है जो कि अपना अधिकार जमाया, ऐसा इसके अंदर वर्णन देखने को मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे रतन रासो, जो कि किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया, जिसमें रतलाम का शासक था जिसका नाम था रतन सिंह की वीरता का बखान करते हुए ग्रंथ है जो कि लिखा गया है। चलिए चलिए लिख लेते, चले यहां पे पहले रतन रासो। लिखिए फटाफट से, किसके द्वारा लिखा गया है? कुंभकर्ण के द्वारा। कुंभकर्ण किसने लिखा? कुंभकर्ण ने। किसकी जानकारी मिलती है इसके अंदर? इसके अंदर जानकारी मिलती है रतलाम के शासक, रतलाम के शासक रतन सिंह, शासक रतन सिंह, रतलाम के शासक रतन सिंह की वीरता पर लिखा गया ग्रंथ।
ठीक है, तो इसमें बस एक ही लाइन लिखनी है। और फिर हम पढ़ते हैं आपके विजयपाल रासो, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, नलहर सिंह के द्वारा लिखा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं आप फटाफट से इसको लिखने की कोशिश करें। चलिए, कितना पढ़ लिया, 8 क्या, हाँ 9 नंबर लगा के लिखें। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखा गया, नलहर सिंह। ऐसे लिखा जाता कि नलहर सिंह, शायद ये ऐसे था, नल सिंह। ठीक है, तो विजयपाल रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, नल सिंह के द्वारा लिखा गया। और इनके अंदर जो जानकारी देखने को हमें मिलती है वो किनकी मिलती है, करौली के शासक थे जिनका नाम था विजयपाल, यदुवंशी शासक, यदुवंशी शासक क्या नाम से था, विजयपाल के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, विजयपाल पर लिखा गया ग्रंथ। जानकारी किसकी मिलती है कि विजयपाल, हम कह सकते हैं आपके जो कौन कौन से राज्यों पे है जो कि अधिकार करते हैं, जिनके अंदर जानकारी मिलती है कि विजयपाल के द्वारा अलवर, भरतपुर और धौलपुर, हम कह सकते हैं इन क्षेत्रों के अंदर है जो कि अधिकार अपना जमाया था। इसमें दिख रहा होगा अच्छे से, ओके। इसमें जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है कि विजयपाल के द्वारा या फिर विजयपाल अलवर, भरतपुर व धौलपुर, अलवर, भरतपुर व धौलपुर, भरतपुर व धौलपुर पर अपना अधिकार जमाता है या फिर बनाता है, पर अपना अधिकार करता है। ठीक है, ठीक है, तो लिखिए, यानी विजयपाल रासो किसके द्वारा, नल सिंह के द्वारा लिखा गया। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है कि विजयपाल के द्वारा जो अलवर, भरतपुर और आपके धौलपुर पर जो कि अपना अधिकार किया गया था, इसके अंदर जानकारी मिलती है। करौली के यदुवंशी शासक थे जिसका नाम था विजयपाल, इसके ऊपर ये विजयपाल रासो है जो कि नामक ग्रंथ है लिखा गया। तो कितने पढ़ लिए हम लोगों ने, रासो ग्रंथ है जो कि 9 पढ़ लिए, और कई सारे ऐसे जो ग्रंथ है उसका केवल नाम और उनके जो लेखक जिन्होंने लिखे तो उनके बारे में याद करना है। तो एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ और है हमीर रासो, कौन सा ग्रंथ, हमीर रासो। हमीर नाम आपने सुना होगा, जो रणथंभौर दुर्ग हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर जो साका हुआ था, किसने किया था, केसरिया किया था, हम कह सकते हैं हमीर। और हमीर चौहान किसने लिखा ये ग्रंथ, जोधराज, या फिर इसके अंदर एक नाम और मिलता है जिसका नाम है सारंगधर, इन्हें है जो कि ये ग्रंथ लिखा है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ग्रंथ किसके ऊपर लिखा गया, रणथंभौर के हमीर चौहान पर लिखा गया ग्रंथ, जो कि सारंगधर ने इस ग्रंथ को किस शैली के अंदर या फिर किस भाषा के अंदर लिखा है, संस्कृत में लिखा है। हमीर रासो ग्रंथ 10 नंबर लगा के लिखे, हमीर रासो किसने लिखा है, जोधराज,
ऑब्लिक लिखे आप सारंगधर। सारंगधर लिखे रणथंभौर के शासक हमीर पर लिखा गया ग्रंथ। क्या लिखेंगे? रणथंभौर के शासक हमीर पर लिखा गया ग्रंथ। रणथंभौर के शासक हमीर पर लिखा गया ग्रंथ। लिखा गया ग्रंथ। एक लाइन और लिखे कि सारंगधर ने इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा। सारंगधर ने इसको संस्कृत में लिखा। इसको किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा। ठीक है, तो इसके अंदर हमीर रासो ग्रंथ किससे संबंधित है? हम कह सकते हैं हमीर जो कि कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था। किसने लिखा? जोधराज, या फिर हम कह सकते हैं सारंगधर ने। सारंगधर ने इस ग्रंथ को है जो कि किस भाषा के अंदर लिखा था? संस्कृत भाषा के अंदर है जो कि लिखा था। चलिए लिखिए फटाफट से। फिर पढ़ते हैं प्रताप रासो। ये प्रताप महाराणा प्रताप नहीं है, अलवर शासक प्रताप सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। फिर पढ़ते हैं सुजान रासो जो कि किसके द्वारा लिखा गया? जोगीदास के द्वारा लिखा गया, जो बीकानेर के हम कह सकते हैं सुजान सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। फिर एक है आपके कायम खानी रासो जो कि कवि जान या फिर जिसको कहा जाता है नियामत खां के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ है माना जाता है। फिर एक आपके बुद्धि रासो ग्रंथ है जो कि हम कह सकते हैं कवि जान कवि जल है भी उसमें कई बार बताया जाता है, तो उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन एक आपका ये भी मिलेगा कि बुद्धि रासो ग्रंथ है, एक बुद्धि रास ग्रंथ है जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा गया ग्रंथ है। एक राम रासो माधवदास ददवाड़िया के द्वारा लिखा गया। एक होगा सत्ती रासो जो कि किसके द्वारा हम कह सकते हैं? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है जो कि लिखा गया है। चलिए लिख लिया यहां तक। कितने हो गए? 10 रासो ग्रंथ हमने पढ़ लिए और हम कह सकते हैं 16-17 ग्रंथ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो बाकी कईयों के तो आपको नाम ही लिखना है, इतनी जानकारी उसके अंदर नहीं है और ना ही पूछेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर लगा के लिखिए प्रताप रासो जो कि जीवन याचक के द्वारा लिखा गया है। किसके जानकारी किसकी मिलती है? अलवर के शासक थे जिनका नाम था प्रताप सिंह पर लिखा गया ग्रंथ। 11 नंबर लगा के लिखे प्रताप रासो ग्रंथ। प्रताप रासो ग्रंथ। प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? कभी कभी तो मैं थोड़ा नाम वगैरह भूल जाता हूं, बताइए फटाफट से। अच्छा हाँ, याद आ गया, जीवन याचक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? जीवन याचक के द्वारा है जो कि ये ग्रंथ लिखा गया। और किस पे लिखा गया? अलवर का शासक था जिसका नाम था प्रताप सिंह, उस पे लिखा गया ये ग्रंथ है। ओके चलिए लिखते हैं आगे। अलवर के शासक प्रताप सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। प्रताप सिंह पर लिखा गया ग्रंथ। प्रताप रासो किस पे लिखा गया है? महाराणा प्रताप नहीं है, बल्कि इसके अंदर कौन है? अलवर के शासक प्रताप सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। फिर हम पढ़ते हैं सुजान रासो जो कि आपके जोगीदास के द्वारा लिखा गया। ये बीकानेर के सुजान सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है सुजान रासो। 12 नंबर लगा के लिखे सुजान रासो। दिख रहा है अच्छे से? पेन चेंज कर लेते हैं ना। सुजान रासो किसके द्वारा लिखा गया है? जोगीदास के द्वारा।
जोगीदास, ठीक है। और इसके अंदर सुजान सिंह की है जो कि जानकारी मिलती है, हम कह सकते हैं बीकानेर के सुजान सिंह पर लिखा गया ग्रंथ, बीकानेर के सुजान सिंह पर लिखा गया ग्रंथ, सुजान सिंह पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? बीकानेर के सुजान सिंह पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है जो कि जोगीदास के द्वारा लिखा गया? हम बात कर सकते हैं सुजान रासो जिसका नाम है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि 13 नंबर लगा के लिखे कायम खानी रासो जो कि कवि जान नल है, हम कह सकते हैं आपके न्यामत खां जो कि कोष्टक में लिखे न्यामत खां, और चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। लिखिए कायम खानी रासो, कायम खानी रासो, कायम खानी रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कवि जान, कोष्टक में लिखे न्यामत खां। न्यामत खां किसके जानकारी देता है? यानी कायम खानी रासो की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया? कवि जान न्यामत खां के द्वारा लिखा गया है। और जानकारी किसकी देता है? चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ, चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ, चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ, चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ है कौन सा? कायम खानी। पूछ ले कि कायम खानी रासो, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि चौहान वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ, उसके अंदर हम कह सकते हैं एक आपको अन्य दे दे, उसके अंदर आपको प्रताप रासो, सुजान रासो, तो आपका क्या होगा कि अगर ये मैच कर रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा? कायम खानी रासो ग्रंथ हो जाएगा। चलिए फिर आप लिखिए, एक बार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर केवल नाम लिखना है। बुद्धि रासो कवि जान, या फिर हम कह सकते हैं कवि जलह के द्वारा लिखा गया, और कवि रास है जो कि शालीभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, वो आप अन्य के अंदर लिख लेना, वो रासो इसके अंदर नहीं है, वो एक हम कह सकते हैं कि साथ में आपको याद करने के लिए बता देता हूँ ना। राम रासो माधोदास ददवाड़िया। चलिए यहाँ तक कितने 13 हो गए ना। 14 नंबर लगा के लिखे बुद्धि रासो, बुद्धि रासो किसके द्वारा लिखा गया? ये भी कवि जान, या फिर नल है, कवि जल है, कवि जल है, या फिर कवि जान है जो किसके अंदर देखने को मिलता है? कवि जान या कवि जल है, इनके अंदर केवल आपको नाम ही लिखना है। और 15 नंबर पे हम कह सकते हैं राम रासो, राम रासो किसके द्वारा लिखा गया? माधोदास ददवाड़िया, माधोदास ददवाड़िया, ठीक है। एक सत्ती रासो हो रहा है ना, सत्ती रासो, सत्ती रासो किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, सूर्यमल मिश्रण। एक अन्य साइड में लिख लो आप उसको, 16 तो ये हो गए, और एक लिख लो, यानी हम कह सकते हैं बुद्धि रासो ग्रंथ है कवि जान या फिर कवि जल जिसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन एक अन्य लिखो इसमें बुद्धि रास, ये तो बुद्धि रासो है, एक ग्रंथ है बुद्धि रास ग्रंथ, बुद्धि रास, ये किसके अंदर द्वारा लिखा गया? शालीभद्र सूरी के द्वारा, शालीभद्र शालीभद्र सूरी, ठीक है। तो ये थोड़ा याद ध्यान में रखना है कि एक तो बुद्धिरास ग्रंथ है जो कि बाली हम कह सकते हैं शालीभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, और बुद्धिरासो जो ग्रंथ है वो कवि जान या फिर कवि जल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मद्देनजर इसको आपको रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपके जो रासो ग्रंथ है वो
समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम में रासो ग्रंथ से संबंधित प्रश्न आ जाए और इनसे बाहर आपका नहीं आएगा। फिर हम पढ़ते हैं प्रकाश ग्रंथ। तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे। स्टार्ट करते हैं। आगे प्रकाश ग्रंथ हेडिंग लगाए या फिर एक बार लिखिए इसको। प्रकाश ग्रंथ यानी ऐसे ग्रंथ जो व्यक्ति विशेष की जानकारी देता है। ऐसे ग्रंथ यानी व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ किसके अंदर माना जाता है? रासो ग्रंथ। ठीक है, लिखिए। सॉरी, प्रकाश ग्रंथ। प्रकाश लिखो या फिर प्रकाश ग्रंथ। जैसे पाबू प्रकाश किस पे लिखा गया है? लोक देवता पाबू जी पे है जो कि लिखा गया ग्रंथ है। पाबू प्रकाश, सूरज प्रकाश, उदय प्रकाश, राज प्रकाश, ये सब इनकी सभी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो इसमें लिखिए आप, ऐसे ग्रंथ जो व्यक्ति विशेष की जानकारी देता हो, या फिर ऐसे लिखे कि व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ जिनमें व्यक्ति विशेष की जानकारी मिलती हो, जिनमें व्यक्ति विशेष की जानकारी मिलती हो, की जानकारी मिलती हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? ऐसे ग्रंथ यानी जो वह कहलाते हैं कि आपके बाबू प्रकाश ग्रंथ कौन से होते हैं? यानी ऐसे ग्रंथ जो यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की, पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है विशेष उसकी जानकारी देता है, ना कि किसी वंश की, ना कि किसी कई शासकों की। व्यक्ति विशेष अकेले किसी व्यक्ति पे है जो कि जानकारी देने वाला ग्रंथ है, क्या कहलाता है? आपकी प्रकाश ग्रंथ कहलाता है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं, एक नंबर पे लगा के लिखे पाबू प्रकाश। ठीक है, पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? मोड़ जी आसिया के द्वारा लिखा गया। तो पाबू यानी लोक देवता पाबू पर लिखा गया ग्रंथ। फिर एक बात करेंगे हम सूरज प्रकाश ग्रंथ, जो कि करणी दान के द्वारा लिखा गया। इसके अंदर मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह पर लिखा गया यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बदले है जो कि हम बात कर सकते हैं अभय सिंह के द्वारा करणी दान को है, जो कि लाख पसाव का जो हम कह सकते हैं भेंट उनको दिया गया था। लाख पसाव भेंट प्रदान किया गया था। लाख पसाव का अगर हम बात करें तो क्या होता है? एक नंबर लिखा लगा के लिखे पहले तो पाबू प्रकाश। प्रमुख प्रकाश ग्रंथ ऐसे लिखे या फिर एक नंबर लगा के लिख दीजिए पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू प्रकाश। हाँ, हम बात कर रहे थे लाख पसाव क्या था, यानी उसको है जो कि भेंट के रूप में जब हम कह सकते हैं कवि आपके करणी दान ने जो ग्रंथ लिखा था सूरज प्रकाश, किसके समय में या फिर किसके ऊपर लिखा गया? मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था अभय सिंह, उसके ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया था। तो करणी दान को लाख पसाव यानी हम कह सकते हैं 1 लाख रुपए तक की उसको जमीन जायदाद, या फिर उसको है जो कि 1 लाख रुपए तक की जागीरें या फिर जो उपहार के रूप में दिया जाता है उसे कहा जाता है लाख पसाव। और एक व्यक्ति था जिसको 1 करोड़ पसाव भी दिया गया था, उनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। एक था जिसको है जो कि करोड़ पसाव भी दिया गया था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। पाबू प्रकाश मोड़ जी आसिया लिखिए। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? मोड़ जी आसिया। किस पे लिखा गया ग्रंथ है ये? लोक देवता पाबू पर लिखा गया ग्रंथ। लोक देवता पाबू पर लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, तो पर्टिकुलर हो गया ना, केवल पाबू जी पे लिखा गया ग्रंथ है। या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर पाबू प्रकाश के अंदर ओनली फॉर किसकी जानकारी मिलती है? ओनली फॉर पाबू जी की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? मोड़ जी आसिया के द्वारा लिखा गया। फिर 2 नंबर लगा के लिखे सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? करणी दान के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया?
करणीदान के द्वारा लिखा गया। जानकारी किसकी मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ, तो इसमें है जो कि हम बात कर सकते हैं ऊपर। वैसे किसी के ऊपर बैठ के नहीं लिखा गया है ना, वो बोलते हैं ना कि गाय पे लेख लिखो, गाय पर लेख लिखो, तो गाय के ऊपर बैठ के नहीं लिखा जाता, यानी उसकी जानकारी इसमें है जो कि देखने को मिलती है, या फिर इससे संबंधित ये है जो कि माना जाता है। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी, इससे संबंधित जो भी हम कह सकते हैं क्रिया, आपके जो व्यवस्था वगैरह थी, तो इसकी जो समयकालीन या फिर ये इसमें है जो कि लिखा गया है। तो लिखे मारवाड़ शासक अभय सिंह पर लिखा गया ग्रंथ, जिसमें करणीदान को लाख पसाव, यानी किसके द्वारा हम कह सकते हैं, आपके करणीदान को लाख पसाव किनके द्वारा दिया गया था, अभय सिंह के द्वारा है जो कि दिया गया था, जिसमें करणीदान को 1 लाख पसाव प्रदान किया गया, तो लिख लिया यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, यानी आपके सूरज प्रकाश करणीदान के द्वारा लिखा गया, उबैद सिंह हम कह सकते हैं करणीदान के द्वारा लिखा गया, मारवाड़ शासक उबैद सिंह पर लिखा गया ग्रंथ, जिसमें करणीदान को है जो कि लाख पसाव दिया गया जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, हम कह सकते हैं मारवाड़ शासक था उबैद सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं कि लाख पसाव क्या होता है। लाख पसाव हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का उपहार का 1 लाख रुपए तक का उपहार या कॉमा लगा के लिखे जागीरे, ठीक है, तो उसे लाख पसाव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम बात करें आपके सूरज प्रकाश पढ़ लिया। अब लिखिए आप है जो कि उदय प्रकाश, 3 नंबर लगा के लिखिए उदय प्रकाश, जो कि किशन सिडाइच के द्वारा लिखा गया। 3 नंबर लगा के लिखिए उदय प्रकाश। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, पावु प्रकाश पढ़ लिया, सूरज प्रकाश पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं उदय प्रकाश, जो कि किशन सिडाइच के द्वारा लिखा गया। किशन सिडाइच, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है। उदय सिंह पर लिखा गया ग्रंथ, यानी कौन था उदय सिंह, हम कह सकते हैं वागड़ का शासक था, जिसका नाम था, एक वागड़ का शासक उदय सिंह नाम से था, उसके ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है, जिसका नाम है उदय प्रकाश ग्रंथ, ठीक है। तो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं, इस ग्रंथ में जो जानकारी मिलती है कि उदय सिंह जब खानवा का युद्ध करते हैं, उदय सिंह कौन सा, जो खानवा का युद्ध किया था, उसमें उदय सिंह जब खानवा का युद्ध करने जब जाता है, उससे पहले अपना जो साम्राज्य था उसका अपने पुत्र, 2 पुत्र थे, जिसका नाम था, एक का था पृथ्वीराज, ठीक है, नहीं हम बात कर सकते हैं पहला एक पुत्र था जिसका नाम था, बड़ा पुत्र जिसका नाम था पृथ्वीराज, उसको हम कह सकते हैं डूंगरपुर के जागीर प्रदान करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्र है जो कि वहां का दे देता है। डूंगरपुर किसको, पृथ्वीराज को। कौन सा था, बड़ा पुत्र था, किसका था, हम कह सकते हैं उदय सिंह का। और छोटा जो पुत्र है, कौन सा, छोटा जो पुत्र है, जिसका नाम था जगमाल, जगमाल को है जो कि लिखे छोटा पुत्र जिसका नाम था जगमाल, उसको जागीर कहां की, या फिर कौन सा क्षेत्र उसको प्रदान करता है, बांसवाड़ा का, ठीक है, बांसवाड़ा का क्षेत्र है जो कि उसको दे दिया जाता है, ऐसा इस ग्रंथ के अंदर बताया जाता है। तो ये 2-3 लाइन आप 2 लाइन लिखे मोटा मोटे तौर पे, वागड़ शासक उदय सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। ये
वागड़ शासक उदय सिंह पर लिखा गया है। ये वागड़ शासक किस पे लिखा गया है? उदय सिंह पर लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? वागड़ शासक था जिसका नाम था उदय सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि उदय सिंह, कौन सा युद्ध? उदय सिंह खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से पहले, युद्ध से पहले साम्राज्य, युद्ध से पहले साम्राज्य, बड़ा पुत्र का क्या नाम था? साम्राज्य अपने बड़े पुत्र, बड़े पुत्र पृथ्वीराज, कौन था? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को डूंगरपुर वह छोटे पुत्र जिसका नाम था जगमाल, क्या नाम था? जगमाल को कौन सा क्षेत्र देता है? को जगमाल को बांसवाड़ा क्षेत्र देता है या दिया जाता है, इसके अंदर बताया गया है। तो यहां तक लिखे। यानी उदय प्रकाश के अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर अगर हम बात करें किसके द्वारा लिखा गया है? किशन सड़ैच के द्वारा है, जो कि ये ग्रंथ लिखा गया। वागड़ का शासक उदय सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज व छोटा जिसका नाम था जगमाल। इन दोनों को यानी खानवा का युद्ध करने से पहले है जो कि इन दोनों को साम्राज्य अपना बांटे देते हैं। बड़े को है जो कि डूंगरपुर की जागीर दी गई, या फिर हम कह सकते हैं डूंगरपुर का क्षेत्र है जो कि इसको दे दिया गया, और जगमाल छोटे पुत्र है जो कि बांसवाड़ा की जागीरें दे दी गई है ना, ये क्षेत्र इसको बांटे दिया गया। लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी इसके बाद में हम लिखते हैं आपके वेली ग्रंथ। कौन से लिखेंगे? सॉरी, वेली ग्रंथ क्या दो ग्रंथ और है जिसके बारे में नॉर्मल से मैं आपको जानकारी ज्यादा नहीं मिल रही है, उसके अंदर बस एक एक लाइन लिखनी है। एक तो आपका राज प्रकाश जो कि मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह पर लिखा गया ग्रंथ जो कि किशोर दास के द्वारा लिखा गया, और एक रहेगा आपका केहर प्रकाश जिसमें प्रेमी केहर के नाम से जिसको जाना गया है, और प्रेमिका जिसका नाम था कमल प्रसन्ना, इनके ऊपर है जो कि यह ग्रंथ लिखा गया है। 4 नंबर लगा के लिखिए राज प्रकाश ग्रंथ। फिर इनके बाद में क्या पढ़ेंगे? राज प्रकाश के बाद यानी प्रकाश ग्रंथ खत्म होने के बाद में एक दो वेली ग्रंथ है वो पढ़ लेंगे, वेली ग्रंथ ना। फिर उनके बाद में रूपक ग्रंथ, फिर मर्सिया ग्रंथ और राज प्रकाश ग्रंथ। ये आपके हम कह सकते हैं किस पे लिखा गया है? मेवाड़ का शासक है जो कि कौन सा था, जिसका नाम था महाराणा राज सिंह पर है जो कि लिखा गया ग्रंथ है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? किशोर दास के द्वारा। किशोर दास मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह पर लिखा गया है। ठीक है, ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पर लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा? राज प्रकाश। तो राज प्रकाश से समझ सकते हैं राज सिंह पर लिखा गया ग्रंथ। बाकी मेवाड़ का महाराणा था, मारवाड़ था, ये आपको पहले से है जो कि अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं या फिर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, मारवाड़ में कौन सा आता है, वागड़ में कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, शेखावाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तमाम बातें हम लोगों ने जो की थी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अधिकतर जो ग्रंथ है
ऐसे पूछ सकते हैं कि राज सिंह ग्रंथ किस पे लिखा गया है, राज प्रकाश किस पे लिखा गया, राज सिंह। तो अधिकतर जो प्रश्न पूछेंगे कि राज प्रकाश ग्रंथ किसका ग्रंथ या फिर किन के द्वारा लिखा गया है, तो किशोर दास के द्वारा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर 4 नंबर लिख लिया, 5 नंबर लिखे केहर प्रकाश ग्रंथ। केहर प्रकाश ग्रंथ है जो कि आपके बख्तावर जी के द्वारा लिखा गया। 5 नंबर लगाए, केहर प्रकाश ग्रंथ। केहर प्रकाश है बख्तावर जी, ठीक है। इसमें जो प्रेमी है उसको केहर के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी एक प्रेम कहानी इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एक प्रेम कहानी पे लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें प्रेमी का जो नाम था वो था केहर। प्रेमी का नाम केहर और प्रेमिका का नाम कमल प्रसन्ना बताया गया है। लिखिए, एक लाइन लिख दीजिए, ये एक प्रेम कहानी है। ये एक प्रेम कहानी है जिनमें प्रेमी का नाम क्या बताया गया है, केहर। वह प्रेमिका का नाम क्या बताया गया है, कमल प्रसन्ना बताया गया है। ठीक है। केहर प्रकाश बख्तावर जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, प्रेम कहानी मानी जाती है। तो कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक प्रेम कहानी है, कौन सी एक प्रेम कहानी नहीं है। कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रेम के आधारित नहीं माने जाते हैं। तो अगर हम बातें करें तो अब आप हेडिंग वेली ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, लिखिए यहां तक अच्छे से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वेली ग्रंथ उसके बाद में लिखते हैं। वेली ग्रंथ में हम बात कर सकते हैं जैसे कि वेली ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से 2 वेली ग्रंथ हम पढ़ेंगे। एक तो आपको पता ही है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किनके द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। तो आप लिखिए, पहले लिखिए वेली ग्रंथ, फिर हम पढ़ते हैं कि वेली ग्रंथ किसे कहा जाता है, वेली ग्रंथ। और एक पढ़ेंगे राउर वेली, ठीक है। तो अब हम बात करें तो वेली ग्रंथ यानी ऐसे ग्रंथ जिसमें राजाओं सामंतों या फिर हम कह सकते हैं राजाओं सामंतों की वीरता के साथ उनके प्रेम, उदारता और उनके स्वामी भक्ति आदि गुणों की भी जानकारी देखने को मिलती है। उसमें वो कौन से ग्रंथ माने जाते हैं, फिर वो कौन से ग्रंथों के अधीन आते हैं, तो वो आते हैं आपके वेली ग्रंथ है जो कि कहलाते हैं। जिसमें प्रमुख वेली ग्रंथ हम बात करें तो राउर वेली ग्रंथ जो कि रोडोचारण के द्वारा लिखी गई राजस्थान की प्रथम वेली मानी जाती है। पूछ सकते हैं राजस्थान की प्रथम वेली, तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी नहीं है, बल्कि कौन सा हो जाएगा, राउर वेली, जो कि रोडोचारण के द्वारा लिखी गई है। तो लिखिए, हम कह सकते हैं परिभाषा लिखिए कि ऐसे ग्रंथ जिनमें राजाओं सामंतों की वीरता के साथ, ऐसे ग्रंथ जिनमें क्या हो गया, जिनमें राजाओं सामंतों की वीरता के साथ प्रेम आख्यान, या फिर हम कह सकते हैं यानी जो राजाओं के हम कह सकते हैं राजा है, सामंत है, उनकी वीरता के साथ में है जो कि क्या होती है, जो प्रेम, उनकी जो उदारता होती है, स्वामी भक्ति आदि के जो गुण होते हैं, उनकी जानकारी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। प्रेम, उदारता
या फिर किस प्रकार के भक्ति आदि गुण, है ना। तो जो भी भक्ति उनकी रही है, स्वामी भक्ति आदि के गुण है जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्वामी भक्ति गुण आदि की भी जानकारी, स्वामी भक्ति आदि गुणों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो लिखिए, एक नंबर लिखिए, एक नंबर लगा के प्रमुख वैली ग्रंथ, ऐसे लिखिए, प्रमुख वैली ग्रंथ। प्रमुख वैली ग्रंथ, प्राचीन वैली कौन सी होगी, राउर वैली। एक नंबर लगा के लिखे, राउर वैली। किसके द्वारा लिखी गई, रोडोचारण के द्वारा। ये राजस्थान की प्रथम वैली है, प्रथम वैली है। राजस्थान की प्रथम वैली पूछे तो कौन सी हो जाएगी, राउर वैली। किसके द्वारा लिखी गई है, रोडोचारण के द्वारा लिखी गई है। तो फिर हम पढ़ते हैं आपके वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर लिखना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं। यानी 2 नंबर लगा के लिखनी आपको, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है, लिखा गया ग्रंथ या फिर लिखी गई एक वैली है। ठीक है, 2 नंबर लगा के लिखे, वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ को होरेज की उपाधि किसने दी थी, होरेज की उपाधि एलपी तेसीतोरी ने दी थी। हम बात करें इनके बारे में तो अब्राहम ग्रियर्सन ने, अब्राहम ग्रियर्सन जो एक विद्वान था, उसने इटली से एक व्यक्ति को बुलाया, हम कह सकते हैं, जिसका नाम था एलपी तेसीतोरी। क्या नाम था, एलपी तेसीतोरी को बुलाया था। किस लिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके जो साहित्य का अध्ययन करने के लिए हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे इनको बुलाया था। और उसके बाद में मतलब ये जो वैली ग्रंथ है ये किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो एलपी तेसीतोरी ने है, जो कि वहां से जब आया था तो इन्होंने अपना जो ठिकाना या फिर हम कह सकते हैं अपना जो केंद्र है वो कौन सा बनाया था, बीकानेर के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ के वहाँ है, जो कि ये अपना समय है जो कि बिताता है। और वहाँ पे इनको पृथ्वीराज राठौड़ को है जो कि क्या बताते हैं, होरेज की उपाधि देते हैं, डिंगल का होरेज इसे है जो कि कहते हैं। तो होरेज क्या होता है, हम कह सकते हैं एक रोमन प्रसिद्ध रोमन कवि था, उसकी उपाधि है जो कि इनको मिली है। किसने दी थी, एलपी तेसीतोरी के द्वारा इनको डिंगल का होरेज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं, ये जो ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणी, ये ग्रंथ कृष्ण रुक्मणी का प्रेम कहानी पर लिखा गया है, कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम कहानी पर है जो कि लिखा गया है, जिसमें 304 छंद जो कि डिंगल शैली में ये लिखा गया है। लिखिए, ये ग्रंथ कृष्ण किसकी प्रेम कहानी पर लिखा गया है, कृष्ण व रुक्मणी की, कृष्ण व रुक्मणी की प्रेम कहानी पर लिखा गया है, कि प्रेम कहानी पर लिखा गया है। ठीक है, और एक लाइन लिखिए, इसमें कुल कितने छंद है, 304 छंद है, 304 छंद है।
और किस शैली में लिखा गया है? ये डिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है, लिखा गया ग्रंथ है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है? 10,000 घोड़े, 10,000 घोड़े के बल से की है। यानी हम कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ की, हम कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ की, यानी जो हम कह सकते हैं इसकी ग्रंथ की जो तुलना है वो 10,000 घोड़े के बल के बराबर है जो की है। एलपी तेसीतोरी कौन थे? एलपी तेसीतोरी ने है जो कि इस ग्रंथ को, हम कह सकते हैं इस ग्रंथ का प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एलपी तेसीतोरी को है जो कि जाता है। लिखिए, इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय, इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एलपी तेसीतोरी को जाता है। एलपी तेसीतोरी कौन था? एलपी तेसीतोरी इटली का एक विद्वान था जिसको अब्राहम ग्रियर्सन ने यहां बुलाया था। तेसीतोरी को जाता है या फिर को दिया जाता है। ठीक है। और ये ग्रंथ है जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कहां पे लिखा गया था? गागरोन दुर्ग में काली सिंध नदी के किनारे है जो कि लिखा गया। लिखिए, ये ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा गागरोन दुर्ग में, हम कह सकते हैं आपके काली सिंध नदी के किनारे है जो कि बैठकर ये ग्रंथ लिखा गया। काली सिंध नदी के किनारे बैठकर, या फिर हम लिखे कि किनारे पर ये बैठकर ग्रंथ लिखा गया। काली सिंध नदी के किनारे है जो कि ये ग्रंथ लिखा गया। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक चारण कवि था जिसका नाम था दुर्शाड़ा। उसने इस ग्रंथ को 5वां वेद बताया है और 19वां है जो कि पुराण बताया है। तो लिखिए, एक लाइन और लिखिए। कवि दुर्शाड़ा ने, यहां लिख लीजिए ऊपर, चारण कवि दुर्शाड़ा, चारण कवि दुर्शाड़ा ने इस ग्रंथ को क्या बताया है? इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां क्या बताया है? पुराण का। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि चारण कवि था जिसका नाम था दुर्शाड़ा, वह इस ग्रंथ को 5वां वेद बताते हैं, वह 19वां है जो कि क्या बताते हैं? पुराण उन्होंने है जो कि कहा है। इसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी है जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग के, हम कह सकते हैं काली सिंध नदी के किनारे बैठ के है जो कि इस का लेखन किया गया। और कर्नल जेम्स टोड ने इस की तुलना है वो 10,000 के बराबर की है। और हम बात कर सकते हैं इस को प्रकाश में लाने का श्रेय है जो कि एलपी तेसीतोरी को जाता है। और इसके अंदर कुल
4 छंद है जो कि आप बात कर सकते हैं। ये ग्रंथ किसके अंदर लिखा गया है? डिंगल शैली में लिखा गया है। और इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कहानी किसकी मिलती है? कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी पर लिखा गया ग्रंथ है माना गया। साथियों फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं साथियों। तो लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं ये वीडियो तो आपके लिए है जो कि पब्लिक है, कभी भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्किप कीजिए, मजे लीजिए, अच्छे से पढ़े। और फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक। नया टॉपिक तो होगा, टॉपिक तो हमारा यही होगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना टॉपिक हो गया? 4 टॉपिक हो गया ना, सॉरी 4 पार्ट हो गए। इससे टॉपिक के टॉपिक बड़ा है क्योंकि वीडियो 1 से 1.5 घंटे तक चला जाता है, तो उससे बाद में तो हम क्या ही करें। और ऐसा कोई मैटर नहीं है जो छोड़ा जाए, तो 2 या फिर 3 पार्ट और 3 या 4 पार्ट हम कह सकते हैं हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ऐसे करते करते हम कह सकते हैं आपके जो आर्ट एंड कल्चर सेकंड ग्रेड, आपका सेकंड ग्रेड राजस्थान के अंदर आप बनना चाहते हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता या फिर अध्यापक की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सिलेबस है वो निरंतर जारी है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग है जो कि इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकतर हम कह सकते हैं कि आपका 70 से क्या 80% है जो कि आपका आर्ट एंड कल्चर है जो कि कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग है जो कि नोट्स बनाते रहे, और नया टॉपिक है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं ही आपको है जो कि साइकोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा हम कह सकते हैं जो विषय है, इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से हम लोग है जो कि कोशिश करेंगे आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न कहां से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से थ्योरी में उनकी भी हम कह सकते हैं जो क्लासें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ऐसे करके जो एग्जाम जब होगा उससे पहले, एग्जाम से कम हम कह सकते हैं एग्जाम में काफी टाइम लगेगा, उससे 5 महीने पहले ही मैं आपका कोर्स करवा दूंगा। क्योंकि एग्जाम हो सकता है कि आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम में लगभग भर्ती तो पहले देखने को मिलेगी, पर जो एग्जाम है वो आपके दिसंबर, इसी 2024 के दिसंबर तक या फिर जनवरी तक आपके एग्जाम होंगे। तो काफी सारा टाइम है, बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।